नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र के पोस्टमार्टम की, और उसी की तो दूसरी कड़ी, उसका जो दूसरा पार्ट है उस पे हम आज बात करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम बात कर चुके थे, हमारे अमास्य तक पहुंच चुके थे, और अमास्य में हम कुछ बातें पढ़ चुके थे। आज हम अमास्य से आगे बढ़ने वाले हैं। हम लास्ट टाइम अमास्य तक बात कर चुके थे, हम मोह की बात कर चुके थे, हम ग्रसनी की बात कर चुके थे, और हम ग्रसिका की बात कर चुके थे, और ग्रसिका से हम पहुंच चुके थे अमास्य तक। कहां तक पहुंच चुके थे हम? अमास्य तक हम पहुंच चुके थे। आज हम अमास्य से आगे बढ़ने वाले, और अमास्य का कुछ इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं पहली क्लास में, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम उसके आगे बात करते हैं कि अमास्य के बारे में थोड़ा मैं डिटेल से बात कर लेता हूँ। जो हम लास्ट टाइम बात किए थे, पहले बात कर लेता हूँ आपसे आकार की। तो जो अमाशय का आकार होता है वो कैसा होता था, आप सब जानते हो। जे आकार इसका होता है। कैसा होता है? जे आकार जो अमाशय के आपके होता है। किस तरीके से सर? तो ध्यान में रखना, कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है। तो ये इंग्लिश का जो लेटर होता है आपके जे, उसके जैसा लगता है। तो सॉरी, इसके आकार को हम क्या कहते हैं कि इसका आकार कैसा होता है? जे आकार इसका होता है। ये हम बात कर चुके थे। उसके बाद में बात करूं तो इसमें जो भोजन है वो कितने टाइम तक रहता है? भोजन अमाशय में भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। कितना रहता है? 3 से 4 घंटे जो है भोजन अमाशय में पड़ा रहता है। उसके बाद में अगर मैं और बात करूं आपसे, कुछ चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो ये कि भाग कितने होते हैं। अमाशय के भाग होते 3। कितने भाग? भाग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, ये भी बता देंगे आप? बिल्कुल। पहला होता है जठरागम। पहला भाग कौन सा होता है? जठरागम। फिर होता है आपके फंडस। फिर कौन सा? फंडस। और फिर आपके जठर निर्गम। फिर कौन सा होता है आपके? जठर निर्गम या जठर निगम, है ना। ये इसके 3 भाग होते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आप वीडियो जरूर देखिएगा, वो इसका पार्ट फर्स्ट। और उसके बाद में मैं बात कर लूँ आपसे कि जो अमाशय है आपका, जो जे आकार का होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको लोकेशन इसका दिखाऊं तो जरा इस डायग्राम में आप देखिएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा है क्या आपका? अमाशय है। पूरा का पूरा पार्ट क्या है? ये अमाशय है। इंग्लिश में आप इसी को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में आप इसी को स्टोमक कहते हैं, और इसी को आप जठर भी कहेंगे। इसी को आप क्या कहेंगे? जठर भी कहेंगे। तीनों नाम आप यहां से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि अमाशय हम नॉर्मली बोलते हैं, स्टोमक इंग्लिश में, और जठर भी इसी का नाम होता है। आते ही वापस हम और बात करते हैं आगे कि आपका जो अमाशय है, इसको हम आगे बात करते हैं। यहां तक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। और आज मैं बात करता हूं कि आपका जो अमाशय है, इसकी पाचन में क्या भूमिका है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अमाशय की पाचन में भूमिका। पाचन में भूमिका कि जो आपका आमाशय एक आंतरिक अंग है, ये पाचन से किस तरीके से संबंधित है, ये पाचन में क्या सहायता करता है। तो पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन आता है, जो हम खाए हैं, वो भोजन ग्रसिका से होते हुए सीधा कहाँ आता है? आमाशय में। और कितनी देर के लिए रुकता है? 3 से 4 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए रुकता है? 3 से 4 घंटे के लिए जो भोजन है वो यहाँ आके रुकता है। और फिर ये भोजन आने के बाद में आमाशय क्या करता है कि कुछ रस स्रावित करता है। ये जो आपका अमाशय है, ये अमाशय क्या करता है? कुछ रस स्रावित करता है। इसकी जो ये भीतरी दीवार है, यहां से क्या करता है? ये कुछ रस स्रावित करता है। और उस रस को हम क्या कहते हैं? उस रस को हम कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? उस रस को हम कहते हैं जठर रस। उसको हम क्या कहेंगे? जठर रस कहेंगे, जो अमाशय की भित्ति स्रावित करती है। कौन स्रावित करती है? अमाशय की भित्ति स्रावित करती है। अगर मैं पूछूं कि जठर रस में होता क्या क्या है, आपका जो जठर रस है वहां पे होता क्या क्या है, तो वहां पे मेनली 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? 2 चीजें देखने को मिलेगी कि आपकी जो जठरस को स्रावित करने वाली जो चीजें हैं, वो 2 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो मैं कह सकता हूं जठर ग्रंथियां। कौन? जठर ग्रंथियां। जो जठर ग्रंथियां, ये क्या रिलीज करती है? आपका जठरस स्रावित करती है। और यहाँ जठरस के अंदर मिला हुआ क्या क्या रहता है सर, ये भी बताइए। तो जठरस में मुख्यतः एक तो पानी होता है। जठरस में एक तो क्या होता है? आपके पानी मिलेगा, और पानी के अलावा आपको एक HCl मिलेगा। पानी के अलावा आपका HCl। HCl के साथ में कुछ आइंस भी मिलेंगे। इन आइंस के साथ में आपके जो ये जठरस के साथ में आपके आइंस भी मिलेंगे। और आइंस के अलावा पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होंगे। कौन कौन से? पेप्सिन
हुए रेनिन, ये दो एंजाइम में आपके जठर रस में उपस्थित होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो ये जठर रस है, इस जठर रस में ये इतनी सारी चीजें कंटेंट होती है। पानी होता है, HCl होता है, आइंस होते हैं, पेप्सिन और रेनिन होता है। ये आपके जठर रस में उपस्थित होते हैं। और जठर रस कहाँ से आता है? आपके जठर ग्रंथियों से आता है, जिनकी संख्या 3 से 4 करोड़ में कहूँ तो गलत नहीं होगा। इतनी सारी इन ग्रंथियों की संख्या होती है, जिनका काम क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। वन बाय वन इनके कार्य की बात हम कर लेते हैं कि आपकी जो जठर ग्रंथियां हैं और इनसे जो स्रावित होने वाली इतनी सारी चीजें हैं, ये किस तरीके से काम करती है, ये भी हम बात कर लेते हैं। और पहले बात कर लेता हूं मैं जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेता हूं। कितनी प्रकार की होती है जठर ग्रंथियां मुख्यतः? तो जठर ग्रंथियां मुख्यतः होती है आपके 3 प्रकार की। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे इन तीनों प्रकारों की अलग अलग की कौन कौन सी होती है। पहली होती है म्यूकस सेल। कौन सी? ये जो जठर ग्रंथियां होती है किन से मिलकर बनती है? एक तो होती है आपकी म्यूकस सेल से बनती है, और दूसरे टाइप की जो सेल्स है वो बनती है आपके जाइमोजन सेल से। ये हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं। जाइमोजन, कौन सी सेल? जाइमोजन सेल। और जाइमोजन सेल के अलावा जो है वो है ऑक्सीनेटिक सेल। कौन सी? ऑक्सीनेटिक सेल। ये 3 प्रकार की सेल्स मिलकर क्या बनाती है? आपकी जठर ग्रंथियां बनाती है। क्या बनाती है? 3 प्रकार के सेल मिलकर जठर ग्रंथियां बनाती है। और इन जठर ग्रंथियां जो बनी है इन सेल्स से, इन सेल्स के सबके अलग अलग काम है। क्या क्या काम है? म्यूकस सेल्स का काम तो है म्यूकस को रिलीज करना। क्या करती है? म्यूकस रिलीज करती है। जाइमोजन क्या करती है? तो जाइमोजन मेनली देखो, जाइमोजन तो एंजाइम को स्रावित करती है मुख्यतः। क्या करेगी? एंजाइम को स्रावित करती है। कितने एंजाइम? तो एंजाइम दो। कौन कौन से सर? दो अलग अलग है। एक तो आपका होता है प्रोरेनिन। कौन सा होता है? प्रोरेनिन। एक तो कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? प्रोरेनिन। और दूसरा एंजाइम आपके स्रावित करते हैं यहाँ पे पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन। दो एंजाइम जो है यहाँ पे आएंगे, एक तो आएगा प्रोरेनिन, दूसरा आएगा पेप्सिनोजन। और ऑक्सीनेटिक जो ग्लैंड जो सेल्स है वो क्या करेगी? ये HCl रिलीज करेगी। अगर इन शॉर्ट में लिखूं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी शॉर्ट में HCl, और अगर का फुल फॉर्म लिखो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये चीज यहाँ पे स्रावित होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों ग्लैंड्स जो जठर ग्रंथियां हैं, इन 3 सेल से मिलकर बनी होती है। तीनों के काम भी देख लेना। म्यूकस सेल म्यूकस को रिलीज करती है। श्लेष्मा, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं श्लेष्मा, या फिर 10th की बुक में जैसा लिखा है श्लेष्मल। श्लेष्मल, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। और जाइमोजन जो है वो क्या करती है? आपके प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन का स्रावण करती है। ऑक्सीनेटिक क्या करती है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से मैंने की है यहाँ पे। अब इन तीनों के अलग अलग हम काम देख लेते हैं। हमें यहाँ काम से मतलब है कि किसका क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे ये हमारा जो आमास से वो बनाया, इसकी जो दीवार है यहां से तीनों चीजें आती है और आकर क्या बनाती है? आपके जठर रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्रावित होने वाले म्यूकस की या फिर श्लेष्मा की। पहले किसकी बात कर लूं मैं? श्लेष्मा के कार्य। श्लेष्मा के कार्य। तो सबसे पहला काम क्या है? ये जो आमाशय है, तो मैं कह सकता हूं कि आमाशय की दीवार को, आमाशय की दीवार को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। श्लेष्मा क्या करता है? जो आमाशय की दीवार उसको चिपचिपा बनाता है। सर दूसरा काम क्या रहेगा? तो ये ऐसा ही एक काम और इसका क्या करता है? आप लिख सकते हो कि आमाशय की दीवार को, आमाशय की दीवार को HCl से प्रोटेक्ट करता है, HCl से बचाता है। ये भी काम इसी का है, क्योंकि HCl है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक पर्पल अम्ल है। कैसा अम्ल होता है? पर्पल अम्ल है, जिसका pH 1.2 से 2.5 के बिटवीन होता है। इतना इसका pH वैल्यू होता है। तो इससे बचने के लिए, इस
दीवार को किसकी आवश्यकता होती है, आपके श्लेष्मा की आवश्यकता होती है। और ये श्लेष्मा क्या करता है, इसको भाई बचा लेता है। क्या करता है, इसको बचा लेता है, इस दीवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। जबकि इतना प्रबल होता है कि इसी को हम बाहर निकाल के अपने हाथ पे डाले या कहीं पे डाले तो वहां पे बर्निंग होना स्टार्ट होती है, वहां से जलन महसूस होती है। कभी अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि अगर किसी को वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी होने से क्या होता है कि नाकों में एक अजीब सा जलन महसूस होता है। वो जलन इसी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, इसी HCl अम्ल के कारण होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्वलनशील, आपको ऐसे जलन पैदा ये करता है। और कई बार क्या होता है कि आप खाए ही जा रहे, बहुत सारी चीजें आप खा गए। अब जितनी चीजें आप खाएंगे HCl आपका उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, और वो प्रॉब्लम आपकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो आपकी प्रॉब्लम, एसिडिटी कहलाएगी, या फिर हिंदी में कहूं तो उसे आप अम्लता कहेंगे। क्या होगा आपको अम्लता की शिकायत आपके साथ में होगी कि क्या होगा, अम्लता हो जाएगी आपके शरीर में। अम्ल की क्वांटिटी जो है, अम्ल की जो मात्रा है, वो आपके आमाशय में बढ़ेगी, और आमाशय में बढ़ने से क्या होगा, आपको एसिडिटी होगी। अब इसके लिए क्या किया जाता है, तो आपने एक नाम सुना होगा, इनो। हम किसका यूज करते हैं, फिर इनो का यूज करते हैं। सर इनो में होता क्या है, तो साथ साथ में ये भी जान लो कि इनो में होता क्या है। तो देखना जरा कि ये HCl है आपका, ये क्या है, HCl है। और इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो में क्या होता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किस नाम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl आ रखा है पहले से ही, और आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी, आपकी जो आमाशय है उसमें बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो गया है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे इनो का यूज करते हैं। और इनो में पहले से ही क्या कंटेंट किया हुआ है, इनो में पहले से ही क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक चीज है। ये क्या है, बेसिक है, ये एक क्षार है। ये क्या है, एक क्षार है, या क्षार भी कई लोग बोले तो कोई गलत नहीं है, ये चीज है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपका HCl रिलीज हुआ, आप इसकी रिएक्शन ये किससे होगी, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। किससे होगी, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से होगी। और जब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिएक्शन करेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप सब जानते हो, छोटी क्लास में आपने एक चीज पढ़ी है, एक रिएक्शन पढ़ी है, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मिलेगी कि अम्ल जब रिएक्शन करता है, अम्ल प्लस जब क्षार की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है, तो आप सबने पढ़ रखा है, एक लवण बनता है, और लवण के साथ में जल बनता है। ये आप सबने पढ़ रखा है। यहाँ पे भी एक लवण बनेगा, और वो लवण कौन सा होगा, वो होगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा, आपके शरीर की जो एसिडिटी है, उस एसिडिटी को कम कर देगा। ये यहां से ध्यान में आपको रखना है। इनो कुछ इस तरीके से काम करता है, क्योंकि इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इनो में क्या होता है, आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। यहां तक बात क्लियर है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की रिक्वायरमेंट कब होती है आपकी बॉडी को, जब HCl की मात्रा बढ़ जाए। क्या हो, HCl की मात्रा बढ़ जाए, तब किसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, इनो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो और हाँ, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, एंटासिड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे आप, एंटासिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप, एंटासिड बोलेंगे। या फिर कहूं तो जो पेट की प्रबल जो अम्लता है, पेट की जो अम्लता है, उसको कम करने के लिए जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, आप कहेंगे ये है हमारे एंटासिड का उदाहरण। किसका उदाहरण है, ये एंटासिड का उदाहरण है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण, आपके एंटासिड का उदाहरण है। ये बात हुई आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर कहूं तो अम्लता बढ़ने के क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और वैसे नेचुरली तरीके से आपके आमाशय का जो स्टोमक है, उसकी दीवार को नेचुरली तरीके से कौन बचाता है, तो आप सबने पढ़ा, वो श्लेष्मा बचाता है। आगे बढ़ लेता हूं मैं, और आगे बात करूं आपसे अब कि आमाशय में ये बात तो हुई आपके श्लेष्मा के कार्य की। अब मैं बात कर लेता हूं कि HCl क्या काम, भाई दो तीन चीजें हमने यहाँ पे बात की है। हमने कुछ एंजाइम्स को स्रावित करवाया है, यहाँ से HCl को स्रावित करवाया। अब आगे मैं HCl के कार्यों की बात कर लेता हूँ
कि HCl के कार्य, कि HCl के क्या क्या कार्य होते हैं, आप एज ए नोट्स रख सकते हो। सबसे पहला काम तो क्या है कि यह है आमाशय के माध्यम को कैसा बनाता है, यह है आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कैसा बना देता है, ये अम्लीय बनाता है। और अम्लीय क्यों बनाता है, तो ध्यान में रखना मेरे भाई कि जितने भी एंजाइम्स है आपके जो आमाशय से स्रावित होंगे, ये किसमें किसके साथ काम करेंगे, ये अम्लता के साथ में काम करेंगे। किसके साथ में काम करेंगे, ये अम्लता के साथ में काम करेंगे। किसके साथ में काम करेंगे, ये अम्लता के साथ में काम करेंगे, है ना। किसके साथ काम करते हैं, ये अम्लता के साथ में ये काम करते हैं। ये ध्यान में आपको यहां से रखना है। तो ये अम्लीय बनाता है। और दूसरा काम क्या है इसका, तो आप यहां पे लिख सकते हो भोजन के साथ आने वाले, भोजन के साथ, और भोजन के साथ मतलब किसके साथ, हम बात कर चुके थे पहले, वो भोजन किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, बोलस। तो बोलस के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, कीटाणुओं को नष्ट करना। कीटाणुओं को नष्ट करना भी किसका काम है, आप कहेंगे ये HCl का ही काम है। एक और काम आप यहां पे लिख सकते हैं, यह है टाइलिन की क्रियाशीलता को कम करता है। यह है टाइलिन की क्रियाशीलता को नष्ट करता है या फिर बंद करता है, क्रियाशीलता को बंद करता है। क्या करता है, टाइलिन की क्रियाशीलता को ये बंद करता है। कि जो टाइलिन एंजाइम आ चुका है माउथ से, उसकी क्रियाशीलता को कम कौन करता है, तो उसकी क्रियाशीलता को कम करता है आपका HCl। कौन कम करता है, HCl जो है वो टाइलिन की क्रियाशीलता को कम करता है। ठीक है, यहां तक तो आगे मैं बात कर लूं आपसे। चलो ये बात तो ही कि टाइलिन की क्रियाशीलता को कम करता है, उसके आगे मैं बात करूं आपसे कि और क्या काम करता है। तो ये एक काम और करता है, ये एक तो प्रोरेनिन को, किसको, प्रोरेनिन को क्रियाशील रेनिन में बदलता है। क्या करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, बदलता है। और यहां पे ये क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है। डीएक्टिवेट होने का मतलब है अक्रियाशील होता है। कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। और अक्रियाशील को किस में बदलता है, ये क्रियाशील रेनिन में बदलने का कार्य कौन करता है, आपका HCl करता है। और क्या काम करता है, और सॉरी, और क्या काम करेगा ये, और एक काम ऐसा एक करेगा, हमने एक और लिखा था पेप्सिनोजन। क्या लिखा था हमने, एक और पेप्सिनोजन लिखा था। ये पेप्सिनोजन को किस में बदलता है, तो पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। तो ध्यान रखना भाई कि ये जो अक्रियाशील प्रोरेनिन था, अक्रियाशील जो प्रोरेनिन था, इसको रेनिन में बदलने का काम किसने किया, तो इसको रेनिन में बदलने का काम किया आपके HCl ने। किसने किया, HCl ने। आपके जो यहाँ पे ये पेप्सिनोजिन था, इसको पेप्सिन में बदलने का काम भी किसने किया, आपके HCl ने किया। किसने किया, ये काम भी आपके HCl ने किया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे मैं बात कर लूं कि आपका ये जो प्रोरेनिन है या रेनिन है, इनका काम क्या होता है। आपका जो प्रोरेनिन है या रेनिन है, इनका काम क्या होता है। तो मैं आगे बात कर लेता हूं आपसे, पहले प्रोरेनिन की, सॉरी पेप्सिनोजन की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लूं आपके मैं यहाँ, पेप्सिनोजन, है ना। तो पेप्सिनोजन बदल किस में चुका है, आपने अभी भी जाना कि ये पेप्सिन में बदल चुका है। किस में बदल चुका है, ये पेप्सिन में बदल चुका है। और इसका काम क्या है, तो ये सबसे पहले अटैक करता है आपके प्रोटीन पर। आपके पेट में या फिर आपने जो खाना खाया है उसमें जो प्रोटीन थी, इस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदलता है, आप कहेंगे प्रोटीन को पेप्टोन में, या पेप्टाइड आप लिख सकते हो, पेप्टाइड में बदल देता है। कौन बदलता है, तो सर अभी अभी हमने जाना था, ये काम होता है पेप्सिन का। किसका होता है, पेप्सिन का होता है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन एक ही काम करता है। और वो क्या काम करता है, मेनली पेप्सिन काम इतना ही करता है कि ये क्या करता है, मुख्यतः आपके कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का काम जो है वो कौन करता है, आपके वो काम करता है आपके पेप्सिन। कौन करता है आपके ये काम, पेप्सिन करता है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। उसके आगे मैं बात कर लूं कि सर एक और बच गया, और वो बच गया रेनिन। रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन भी कुछ ऐसा ही काम करता है ना। आगे मैं बात कर लूं आपसे रेनिन की, कि रेनिन क्या काम करेगा, रेनिन के कार्य, किसके कार्य, रेनिन के कार्य। तो रेनिन का मेन काम इतना ही होता है कि ये दूध पे काम करता है। किस पे काम करता है,
दूध पर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? ये दूध पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ये दूध पर कार्य करता है। ये ध्यान में रखना सर, दूध पे किस तरीके से, तो आपके जो दूध होता है, इस दूध में एक प्रोटीन होती है, जो दूध है, दूध में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैसिन प्रोटीन। कौन सी? कैसिन प्रोटीन। तो ये कैसिन पे कार्य करता है और ये क्या करता है? कैसिन को बदल देता है आपके पेप्टोन में। किस में बदल देता है आपके? ये पेप्टोन या पेप्टाइड में। किस में? पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल देता है। और ये काम कौन करता है आपके? तो ये काम हमने अभी अभी जाना, ये काम करता है रेनिन। कौन करता है आपके? रेनिन काम करता है। अच्छा, पेप्टोन या फिर प्रोपेप्टोन है ना, आप प्रोपेप्टोन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? प्रोपेप्टोन, या फिर आप कह सकते हो इसको, और अगर मैं डिटेल से बात करूं तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये रेनिन काम क्या करता है? रेनिन एक ही काम करता है कि कैसिन प्रोटीन को पहले तो पराकैसिन में बदलेगा। किस में बदले? और डिटेल में बात कर रहा हूं, पराकैसिन में। और पराकैसिन से फिर किस में जाता है? ये आपके पेप्टोन में। किस में जाता है? आपके पेप्टोन में। और पेप्टोन में बदलने का काम भाई थोड़ा सा यहां से ध्यान में रखना, किसका है? पेप एक मिनट, सॉरी, कि जो पेप आपका कैसीन है, इस कैसीन को पहले बदला जाता है पराकैसिन में, है ना। परा मैंने शॉर्ट में बता दिया डायरेक्ट, पराकैसिन में। और इस पराकैसिन को, ये जो पराकैसिन है, इसको पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्टोन। वो पेप्सिन का ही काम है। किसका है? पेप्सिन का। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है कि क्या होता है यहाँ पे। एक बार फिर से बात कर लेता हूं कि कैसिन है जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इसको पराकैसिन में बदलने का काम किसका है? तो आपने जाना ये काम है आपके रेनिन का। किसका काम है? रेनिन का। और फिर इस पराकैसिन को पेप्टोन में बदलने का काम किसका है? तो आपने जाना ये काम है पेप्सिन का। ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद में मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये किन में ज्यादा होता है? तो रेनिन एंजाइम सबसे ज्यादा बनता है, रेनिन जो एंजाइम है ये होता है आपके बच्चों में, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं तो बच्चों में होता है। बड़े होने के साथ हम दूध पीना कम कर दे तो ये बनना भी धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद में मैं बात कर लूं तो ये हमारे आमाशय में चल रहा है सब कुछ। कहाँ चल रहा है ये चीजें सारी की सारी? आमाशय में चल रही है। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूँ जो भी चीजें हमने पढ़ी है, कि हमने क्या क्या आमाशय के बारे में पढ़ा इन शॉर्ट। कि हमने पढ़ा है मेनली कुछ बातें, क्या क्या, कि एक तो हमने ये पढ़ा है कि इसमें श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या होता है इसमें? श्लेष्मा। काम क्या है? आमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करना। क्या करता है? तो हम कह सकते हैं ये आमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। HCl से बचाता है। और फिर मैं दूसरी बात कर लूँ आपसे, दूसरा जो हमारे पास में था वो HCl था। HCl के बात कर लूँ तो HCl क्या करता है? एक तो जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर कहूँ तो कीटाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये आपके जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन, इसको कन्वर्ट करता है रेनिन में। और क्या काम करता है? और एक ऐसा ही एक काम और क्या करता है? तो यहाँ पे पेप्सिनोजन जो होता है आपके, पेप्सिनोजन, इस पेप्सिनोजन को बदलता है आपके पेप्सिन में। किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। और क्या काम करता है ये? और काम एक ये भी करता है साथ में ही कि आपका जो HCl है ये टाइलिन की क्रियाशीलता को कम करता है। टाइलिन की क्रियाशीलता को कम करता है, क्रियाशीलता को कम। उसके बाद में हमने पढ़ा कि आपके जो दो एंजाइम थे, एक तो हमने पढ़ा, एक एंजाइम तो हमने रेनिन। तो रेनिन का काम क्या है? तो रेनिन का काम हमने पढ़ा कि कैसिन जो होती है, कैसिन प्रोटीन, इस कैसिन को पहले पराकैसिन में बदल देता है। किस में? पराकैसिन में। और पराकैसिन में बदलने का काम किसका है? तो पराकैसिन में बदलने का काम हमारे रेनिन का है। किसका है? रेनिन का है। और फिर सॉरी, इस पराकैसिन को पेप्टोन में बदलने का काम किसका है? तो पेप्टोन में बदलने का काम हमारे पेप्सिन का है। किसका है? पेप्सिन का। ठीक है, फिर पेप्सिन की बात कर लेता हूं कि पेप्सिन क्या करता है। तो जो पेप्सिन है ये क्या काम करता है आपका? पेप्सिन एक ही काम करता है, और वो ये करता है आपके प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्या करता है? पेप्टोन में। यहां तक अगर हमने पढ़ी है तो यहां तक प्रोटीन का पाचन हुआ है। कहाँ का? प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ है। ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट किस में बदल चुका था, तो हमने पढ़ा था माल्टोज में। किस में बदल चुका था, माल्टोज में बदल चुका था। या फिर हम कह सकते हो कि जो स्टार्च था हमारा या जो मंड था वो किस में बदल चुका था, माल्टोज में। यहां तक, अब तक अमाशय तक। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन की। प्रोटीन अब तक किस में बदल चुका है, तो हम बात कर चुके हैं कि प्रोटीन अब तक पेप्टोन में। और ये जो भी हुआ है, जो भी पाचन अब तक हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, आंशिक पाचन है। कैसा पाचन है, आप सब कहेंगे आंशिक पाचन हुआ है अब तक। कैसा पाचन हुआ अब तक, ये सारा का सारा जो पाचन हुआ है अब तक आंशिक पाचन हुआ है। और आंशिक पाचन के बाद में एक चीज और ध्यान में रखना, अमाशय तक अब तक जो है वसा का पाचन स्टार्ट नहीं हुआ है। वसा का जो पाचन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब तक दो चीजों का आंशिक पाचन हुआ है, अधूरा पाचन हुआ है। एक तो कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज की फॉर्म में, एक प्रोटीन का आपके पेप्टोन या पेप्टाइड की फॉर्म में। और आगे हम बात करेंगे कि हम अमाशय तक पहुंच चुके हैं। अमाशय के आगे अगर मैं पढ़ूं उससे पहले एक चीज आप यहां देखिएगा डायग्राम में, कि हम अमाशय में जो चीजें हो रही थी उनके बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। किनके बारे में, अमाशय के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। और अमाशय के बारे में हम पढ़ने के बाद में एक चीज आपको भी नोट करना है कि इस तरीके इधर एक अलग से हमें एक ऑर्गन दिखता है, एक अंग दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्योंकि अमाशय से भोजन किस में जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। कहां जाएगा, आपके छोटी आंत में जाएगा। क्योंकि एक रे डायग्राम देखिएगा आप, कि भोजन सबसे पहले कहां गया, मुख में। और मुख से कहां गया, आप कहेंगे ग्रसनी में। कहां गया, ग्रसनी में। और ग्रसनी से आप कहेंगे ग्रसिका में। कहां गया, ग्रसिका में। और ग्रसिका से कहां गया, आमाशय में। कहां गया, आमाशय में, है ना। और आमाशय से भोजन कहां जाएगा, आप कहेंगे छोटी आंत में। कहां जाएगा, छोटी आंत में। या फिर कहूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर कहूं तो क्षुद्रांत्र, है ना। लेकिन इसमें दो चीजों की रस और आके मिलेंगे इसमें। किन किन का रस आके मिलेगा इसमें, यहाँ पे ये छोटे आंत में प्रवेश करेगा तब एक तो आपके यकृत का रस मिलेगा। किसका, यकृत द्वारा स्रावित रस है वो। और एक आपके अग्नाशय से, किससे, अग्नाशय से, है ना। ये दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ यकृत की, और यकृत के बाद में अग्नाशय की, और अग्नाशय से आगे हम बढ़ेंगे फिर छोटी आंत की तरफ, है ना। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ आपसे यकृत की, कि यकृत क्या है, किस तरीके से काम करता है वो। यकृत को ही आप इंग्लिश में क्या कहते हो, तो आप कहेंगे सर हम इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। और इसी को हम एक दूसरी भाषा में जिगर भी कहते हैं, है ना, जिगर, है ना। और इसी को हम एक जगह कलेजा भी कहते हैं, है ना। कई जगह क्या कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है कि यकृत के ही नाम है इतने सारे। आपका लीवर इंग्लिश में, जिगर या फिर कलेजा, ये सारे किसके नाम, आपके यकृत के ही नाम है। यकृत के बारे में कुछ मोस्टली बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यकृत की मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ कहाँ होता है। तो ये जो मैंने ये पार्ट पे से डार्क किया, ये वाला, ये यकृत है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्या है, यकृत है। इस यकृत की बात करूं, लीवर की बात करूं, तो कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा आप इसके बारे में। क्या क्या ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आप कहेंगे जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो हमारा सॉरी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत है। और क्या ध्यान रखेंगे आप इसके बारे में, तो और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हैवीएस्ट भी यही है, मतलब सबसे भारी भी यही है। भारी अंग, है ना, भारी अंग। या फिर कहूं तो सबसे भारी आंतरिक अंग, है ना, पूरा ही लिखिएगा, सबसे भारी, सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे वो लीवर है ना। सबसे भारी अंग होता है ये आपकी बॉडी के आंतरिक अंग ना, अंदर के जितने भी अंग है उनमें जो सबसे भारी अंग है वो कौन सा, आपका लीवर है। जो कितना होता है, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में लगभग होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि 1.4 केजी से 1.8 केजी के बिटवीन, इतना ये मेल में इसका वजन होता है, कि 1.4 से 1.8 केजी मेल में होता है। और फीमेल में थोड़ा कम होता है। और फीमेल में कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये होता है फीमेल में आपके लगभग 1.2 से 1.4 केजी। कितना होता है, 1.2 से 1.4 केजी फीमेल में इसका क्या होता है, आप कहेंगे वजन होता है। और ये हमारे शरीर का सबसे आंतरिक भारी अंग है ना। हमारे शरीर में जो सबसे आंतरिक अंदर वाले जो अंग है उनमें सबसे भारी जो वो, ये यहाँ जो आपका
यकृत है ये होता है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद में यकृत की दो चीजें और हमने बात की कि एक ये क्या है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे कोई कि हमारे मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा होती है। सबसे भारी अंग आपको पता है, और ये मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, ये भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके आगे मैं यकृत पे बात कर लूं कि यकृत की और क्या फैक्ट्स हम पढ़ सकते हैं। तो यकृत मुख्यतः ऐसे दो लॉब्स में बना होता है ना, कितने लॉब्स में, या फिर कहूँ दो पार्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे, दो लॉब्स यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक लॉब ये रहा, एक लॉब ये रहा, तो टू लॉब्स इसके होते हैं, ये भी ध्यान में रखना कितने पार्ट में होता है, टू लॉब्स में ये होता है। और इसके साथ में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो यकृत के बारे में या फिर लीवर के बारे में जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ लीवर, इन शॉर्ट यहाँ पे ध्यान में रख लेना, और वो होती है आपके हिपेटोलॉजी। कौन सी? हिपेटोलॉजी कौन सी होती है? आप कहेंगे वो होती है हिपेटोलॉजी। कौन सी होती है? हिपेटोलॉजी होती है। हिपेटोलॉजी जो है वो किसको शो करती है? आपके स्टडी ऑफ लीवर। क्योंकि साइंस में दो तीन वर्ड होते हैं, जैसे एक तो आपके जो हिपेट वर्ड है ना, इसी को आप क्या कहते हो? लीवर कहते हो। तो लीवर के बारे में पढ़ना क्या होगा? आप कहेंगे हिपेटोलॉजी होगा। क्या होगा? हिपेटोलॉजी होगा। ये ध्यान में रखना। सर ये हिपेटोलॉजी है तो ये जो लीवर है इसके अंदर कोशिकाएं कौन सी होगी? तो हिपेटोसाइट होगी। कौन सी होगी? आप कहेंगे वो होगी आपके हिपेटोसाइट सेल्स। कौन सी होगी? आप कहेंगे हिपेटोसाइट सेल्स। और जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि इनमें रीजनरेशन है ना, रीजनरेशन की जो पावर है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। मतलब यूं हो कह सकते हैं कि जो लीवर है अगर इसको आप 20% कट कर देंगे तो भी ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, वापस बना सकता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि सेल डिवीजन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो कौन से सेल्स में होती है? वो होती है आपके हेपेटोसाइट सेल्स में होती है। किन में होती है? आपके हिपेटोसाइट सेल्स में होती है। यहां तक ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद में मैं आगे और बढ़ लूं कि ये तो हिपेटोसाइट सेल्स होगी, सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर लेके रखती है। पूछे कोई कभी कि लीवर की जो सेल्स होती है वो उनका नाम क्या होता है, तो आप बता देंगे हिपेटोसाइट सेल। तो ये तो आपके लीवर का एक औसत या फिर कोई नॉर्मल परिचय था। एवरेजन मैंने आपको यहाँ पे बताया है, किसी दिन इस पे एक सेपरेट वीडियो हो सकती है तो उस दिन मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हम आगे इसमें बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपके लीवर की क्या भूमिका होती है, लीवर यहाँ पे क्या कार्य करता है। तो बात कर लेता हूं यहाँ पे पाचन में। तो पाचन में ध्यान में रखना मित्रों कि ये मुख्यतः बाइल जूस रिलीज करता है। कौन सा जूस? आप कहेंगे बाइल जूस, या फिर जिसे को आप हिंदी में कह सकते हो पित्रस। क्या स्रावित करता है ये? पित्रस का श्रावण करता है। क्या करता है ये? पितरस का श्रावण करता है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, किसका श्रावण करता है? पितरस का श्रावण करता है। और कितना श्रावण सर ये कर देता है? तो ध्यान में रखिएगा ये जो पर डे है वो 600 ml से 800 ml पर डे। कितना ये करता है? आपका 600 ml से 800 ml पर डे जो है ये यहाँ पे पितरस का श्रावण करता है। और ये पितरस क्या चीज क्या है, किस तरीके से काम करेगा, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई रहती है, तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि जो बाइल जूस है आपका या फिर जो पितरस है इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इसमें मिला हुआ रहता है। तो एक तो सबसे पहले है वाटर, है ना, पानी सब में मिला हुआ रहेगा। इसके साथ में इसमें कुछ सॉल्टेड होते हैं, कुछ मैंने कहा ये सॉल्ट हो गए। इसके साथ में इसमें पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो यहाँ पे जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसके साथ में, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कोलेस्ट्रॉल पे भी एक अलग सेपरेट वीडियो हो सकती है, उस पर हम अलग बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं ना हम, तो इसी पे हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो आपके सॉल्ट होते हैं कितने तरीके के बनाता है? दो तरीके के। एक तो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। एक जो दूसरा सोडियम बनाता है वो सोडियम ग्लिकोलेट है ना, सोडियम
ग्लिकोलेट, है ना। ये दो टाइप्स के यहाँ पे इसमें आपके सोडियम आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो आयन सॉरी लवण होते हैं, क्योंकि हम इसको पित्त लवण भी तो लिखा हुआ देखा होगा ना आपने कहीं ना कहीं। और ये मेनली क्या काम करते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और आगे बात कर लूँ कि ये जो आपके सॉल्ट टू टाइप के हो गए, इसके अलावा पिगमेंट है यहाँ पे। पिगमेंट भी दो तरीके के होते हैं यहाँ पे। पिगमेंट भी कितने तरीके होंगे कि दो तरीके होंगे। कौन कौन से होंगे सर? वो दो तरीके होंगे, एक तो बिलरुबिन, कौन सा होगा? एक तो आपके बिलरुबिन, और एक तो कौन सा हो गया आपके बिलरुबिन हो गया, और एक आपके दूसरा जो बिलरुबिन है, बिलीरुबिन भी इसको कह सकते हो आप, या बिलरुबिन भी कह सकते हो। एक पिगमेंट तो ये होता है, दूसरा होता है बिलीवर्डिन, है ना, बिलीवर्डिन, बिलीवर एक मिनट, बिलीवर्डिन दूसरा पिगमेंट होता है, बिलीवर्डिन। और ये जो आपका ये वाला जो है, ये किस कलर का होता है? तो आप कहेंगे पीले कलर का होता है, तो मैं लिख देता हूँ पीला कलर। और ये कौन सा कलर शो करता है? तो आप कहेंगे ये ग्रीन कलर को शो करता है। कौन से कलर को शो करता है? ये ग्रीन कलर को शो करता है। बिलरुबिन बिलवर्डिन और बिलरुबिन आपके पीले कलर को शो करता है। ये इसमें आपके जो पित्रस है, जो आपके यकृत से स्रावित हुआ है, यकृत ने इसको स्रावित किया है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है आपके पित्रस का, ये ध्यान में रखिएगा, ये होता है 7.6 पीएच इसका वैल्यू होता है। मतलब कैसा हो गया? आप कहेंगे ये क्षारीय हो गया। कैसा हो गया? ये आपके क्षारीय हो गया। ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि पित्रस का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा परमानेंटली कि ये होता है 7.6, जो कि एक क्षारीय मीडियम हो गया, क्षारीय माध्यम हो गया। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आगे बात कर लूँ आपसे कि पित्रस के कार्य क्या है, ये पित्रस किस तरीके से वर्क करेगा आपके इसमें पाचन में, किस तरीके से काम करेगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पित्रस के कार्यों पे बात करने की, या फिर कहूं कि जो यकृत है इसके कार्यों पे बात करने की। तो मैं लिख लेता हूं यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। तो यकृत सबसे पहला कार्य क्या करता है? यकृत सबसे पहला काम क्या करता है? तो हमने बात की कि यकृत काम क्या करता है, ये पित्रस को स्रावित करता है। क्या करता है? ये पित्रस को स्रावित करता है। और यहां से जैसे ही पित्रस निकलेगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पार्ट और दिखेगा, आप गोल ब्लेंडर कहेंगे या फिर इसको पित्ताशय कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, पित्ताशय एक वर्ड है जिसका काम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पित्त का आश्रय होता है। पित्त प्लस आश्रय मतलब पित्त का आश्रय, पित्त का घर। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे पित्त रस या फिर पित्त क्या होता है? स्टोर होता है, संग्रहित होता है। क्या होता है? संग्रहित होता है। ये ध्यान में रखना आपको कि पित्त जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। कि अगर ये कई बार क्या होता है, मैक्सिमम ज्यादा अगर रिलीज कर देता है, तो ज्यादा रिलीज होने के बाद में पित्तरस कहीं ना कहीं स्टोर होना जरूरी है। तो कहाँ जाके स्टोर होता है? तो आप कहेंगे ये पित्त पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। जो पित्ताशय होता है ना, ये इसको जगह रहने के लिए जगह देता है कि आ जाओ यहाँ के आप स्टोर हो सकते हो, है ना। ये यहाँ पे स्टोर होता है। तो हमें यकृत के कार्यों के बारे में बात करनी है। सबसे पहला काम तो यही है, बाइल जूस का निर्माण या बाइल जूस का श्रावण। सबसे पहला काम क्या है? बाइल जूस, या फिर कहूं तो ये आपके इस जो पितरस है इसका श्रावण ये करता है। सर पितरस का श्रावण इसने किया, लेकिन पितरस का श्रावण करने के बाद में ये क्या करेगा? तो ये वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। सर ये वसा का पायसीकरण अभी बात करते हैं, वसा का पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण होता क्या है देखना जरा, कि हम बात कर चुके थे कि ये आपका इस तरीके से हमने बनाया था, क्या? आमास से। इसके बाद में आपकी ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत के तीन पार्ट, हम आगे बात भी करेंगे तीनों पार्ट पे। छोटी आंत के जो तीन पार्ट हो गए, इन तीनों पार्ट में इधर से आके कौन मिलता है? आपके यकृत का, यकृत से स्रावित रस, पितरस। तो पितरस का काम क्या है? हम यहां तक बात कर चुके थे कि दो चीजों का आंशिक पाचन हो चुका है। किन किन का? तो हम बात कर चुके थे कि यहाँ पे एक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। किसका पाचन हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट का। एक इसका हो चुका है प्रोटीन का। और वो दोनों ही किस तरीके का हो चुका है? तो हमने बात की थी आंशिक पाचन हो चुका है। किस तरीके का हो चुका है? आंशिक पाचन। लेकिन अभी तक वसा का पाचन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वसा का जो पाचन है वो कौन स्टार्ट करेगा? आपके बाइल जूस करेगा। कौन स्टार्ट करेगा? बाइल जूस करेगा। और बाइल जूस काम क्या करेगा कि जो वसा है, इस वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। क्या करेगा? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करेगा। अणुओं में तोड़ेगा। और ये काम कौन करता है? तो ये आपके पितरस करता है। ये कौन करता है? ये पितरस करता है। और वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपके पाइसीकरण कहलाती है।
ये पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है आपके? पाइसीकरण कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो हम पूरी प्रक्रिया को सर कहेंगे पाइसीकरण कहेंगे। हम इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको पाइसीकरण कहेंगे। ठीक है। अब ये पाइसीकरण का काम भी कर रहा है, और आगे और क्या काम कर रहा है? तो आगे ये और क्या काम करेगा? आगे ये आपके बाइल पिगमेंट रिलीज करता है। क्या करता है ये? आपके बाइल पिगमेंट। और क्या काम करेगा ये? बाइल पिगमेंट काम करता है। और इसके अलावा क्या काम करता है? तो ये यूरिया का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? आपके यूरिया का। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना कि यूरिया का सिक्रेशन करने का काम किसके पास होता है? आपके लीवर के पास होता है। किसके पास होता है? लीवर के पास होता है। और इसको एक दूसरे नाम से हम कह सकते हैं स्टोर हाउस भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? स्टोर हाउस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये भोजन को संग्रहित कर लेता है। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ना। किसके फॉर्म में इकट्ठा करता है? तो हम कहेंगे इसको ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में ये भोजन को स्टोर करता है। तो हम इसे स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। और क्या काम करता है ये एक काम और करता है, ये जहरीले पदार्थों से सुरक्षा करता है। किन से सुरक्षा करता है? मतलब उनके उनके प्रभाव को कम करता है। उनके प्रभाव को कम करता है। क्या करता है? उनके प्रभाव को कम करता है। ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है कि जो चीजें हैं उनके प्रभाव को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। आपका जो यकृत है ये क्या करता है? जो जहरीली चीजें होती है उनके प्रभाव को कम करता है। ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है। तो यकृत के बारे में हमने बात की। और क्या क्या बात हमने की? कि यकृत के बारे में कुछ चीजों के बारे में बात की। ये बात की पाचन में हम ये बात की कि ये बाइल जूस को रिलीज करता है। और बाइल जूस मुख्यतः क्या करता है? वसा पे कार्य करता है। और वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। और वो जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया, उसको हम इमल्सिफिकेशन इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में आप उसे पाइसीकरण कह देंगे। कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके पितरस के द्वारा किया जाता है। और पितरस का स्टोर या फिर कहूं पितरस कहाँ इकट्ठा होता है? तो हमने बात की थी पित्ताशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। और पित्त रस का जो मीडियम होता है, कैसा होता है? बेसिक मीडियम होता है। पीएच कितना होता था? हम पीएच की बात कर चुके थे। 7.6 इसका पीएच वैल्यू होता है। ये हम बात कर चुके थे। ये बात हुई। और हमने ये बात की थी कि इसके अलावा कि यहाँ से ये यकृत की बात हो गई, लेकिन इसके साथ में अग्नाशय ग्लैंड भी होती है। अग्नाशय का क्या काम है? ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। किसके बाद में मैं बात कर लूँ आपसे? अग्नाशय की। अग्नाशय। अग्नाशय क्या काम करेगा? तो अग्नाशय की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, अग्नाशय के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हैं। होती कहाँ है? लोकेशन देखना। आपका अग्नाशय ये रहा यहाँ पे। यहाँ इधर दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये किस आकार की होती है? लिफ के आकार की। किसकी? लिफ के आकार की। पत्ती के आकार की होती है। एक पेड़ की पत्ती होती है ना, इस तरीके से होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। काम और कुछ बेसिक चीजें बात कर लेता हूँ। सबसे पहली तो बात कर लेता हूँ कि अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? आपके मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि जो है आपकी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि दो चीजों का श्रावण करेगी। एक तो हार्मोन का, एक आपके एंजाइम का। किनका? हार्मोन और एंजाइम, दो चीजें छोड़ेगी। हार्मोन का श्रावण ये जो है नलिका विहीन करती है। नलिका विहीन श्रावण के कारण इसको आप दोनों प्रकार के कहेंगे, क्योंकि अपना जो स्राव नलिका में भी छोड़ती है और बिना नलिका के भी छोड़ती है। डक्टाइल भी होती है और विदाउट डक्टाइल भी, मतलब ये विदाउट डक्ट भी किसी चीज का सेक्रेशन कर सकती है। अब अग्नाशय की मैं बात कर लूं तो अग्नाशय की खोज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे लेंगर हेंस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो मुख्यतः ध्यान में रखना, 4 प्रकार की। 4 प्रकार की कोशिकाओं से। कितनी प्रकार की कोशिकाओं से? 4 प्रकार की कोशिकाओं से। कौन कौन सी होती है 4 प्रकार की कोशिकाएं? हम एक एक की बात करेंगे। पहली कोशिका आपकी अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका? पहली अल्फा कोशिका। ध्यान में रखिएगा, पहली कोशिका कौन सी? अल्फा कोशिका। और दूसरी कोशिका की मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो दूसरी कोशिका आप यहां पे लिखे रखिएगा, बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका।
तीसरी कोशिका की मैं अगर बात करूं आपसे, तो तीसरी कोशिका भी आप ध्यान में रखिएगा, वो है डेल्टा कोशिका। कौन सी? डेल्टा कोशिका। चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर आपका ये अग्नाशय बना होता है। और फोर्थ टाइप की कोशिका की बात करूं, तो वो एफ कोशिका। कौन सी? एफ कोशिका। ओह। और इनके काम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कि जो आपकी अल्फा कोशिका है, आपकी जो बीटा कोशिका है या डेल्टा कोशिका, ये हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ये जो तीनों कोशिका है ना आपकी, ये किनका फॉर्मेशन करेगी? आप कहेंगे ये हार्मोन का फॉर्मेशन, हार्मोन का निर्माण करती है। हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन, हमें यहाँ पे पाचन से संबंधित जो भी चीजें रिलीज होगी वो एफ कोशिका ही करेगी। और एफ कोशिका मुख्यतः किसका श्रावण करेगी? अग्नाशय रस का। किसका? अग्नाशय रस का। ध्यान में रखिएगा, अग्नाशय रस का, पेनक्रियाज जूस जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो। अग्नाशय रस का श्रावण कौन करती है? तो आप कहेंगे अग्नाशय रस का जो श्रावण करेगी वो आपके मेनली एफ कोशिकाएं करेगी। चार प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर आपका अग्नाशय बना होता है। एक तो अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका होती है, एक डेल्टा कोशिका होती है। ये आपकी अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका है, ये मेनली हार्मोन्स का निर्माण करती है। और आपकी एफ कोशिका जो है ये अग्नाशय रस का श्रावण करती है। और कितना श्रावण करती है? तो आप कहेंगे लगभग 1 लीटर। कितना? लगभग 1 लीटर जो है पर डे स्रावित करती है। और इस 1 लीटर अग्नाशय रस जो है यही हमारी बॉडी में क्या करता है? मेनली डाइजेशन का काम करता है। और यहाँ पे ये जो अग्नाशय रस, इसमें तीन आपके एंजाइम उपस्थित होते हैं। कितने? तीन। कौन कौन से? एक तो होता है आपका ट्रिप्सिन। एक तो कौन सा होगा? ट्रिप्सिन। एक आपका होता है यहाँ पे लाइपेज। एक कौन सा होता है? लाइपेज। और एक होता है आपके एमाइलेज। एक कौन सा होता है आपके? एमाइलेज। ये तीन प्रकार के आपके यहाँ पे क्या निकलते हैं? आप कहेंगे तीन प्रकार के हमारे यहाँ पे ये जो एंजाइम है वो होते हैं, जो किस में होते हैं? आपके अग्नाशय रस में होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है ना। ये तीनों प्रकार की जो एंजाइम है ये आगे भोजन का और पाचन करते हैं। मैं बात कर लूं कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ट्रिप्सिन एक ही काम करता है, प्रोटीन पर। किस पर? प्रोटीन पर। और प्रोटीन में, प्रोटीन पहले किस में बदल चुका था? आपके पेप्टोन में बदल चुका था, हम बात कर चुके थे पेप्टोन में। और इस पेप्टोन से इसको आपके जो ये है जो ट्रिप्सिन है, ये पेप्टोन से इसको आगे कन्वर्ट करता है। क्या करता है? आगे कन्वर्ट करता है किसमें? आप कहेंगे कि अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है ये इसको? अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? आप कहेंगे वो ट्रिप्सिन का होता है। किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है। प्रोटीन को पहले पेप्टोन में बदलने का काम तो आपके आमाशय में हो चुका था, लेकिन अब इसको आगे जो है प्रोटीन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? सॉरी, प्रोटीन को आपके अमीनो एसिड में बदलने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे ये काम करता है हमारे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये काम ये होता है। और ये कार्य कहाँ होता है? आप कहेंगे छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, ड्यूडेनम, ये वहां पे ये काम टोटली होता है। ये चीज भी आप यहां से ध्यान में रख लेंगे। लाइपेज क्या काम करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन। किसका पाचन करेगा ये? वसा का पाचन करेगा। और इसको कन्वर्ट किस में कर देगा ये? वसीय अम्ल में। किस में कन्वर्ट कर देगा ये? वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज एक ही काम करता है, ये माल्टोज पे काम करता है। किस पे काम करता है ये? माल्टोज पे काम करता है। और माल्टोज पे काम करके जो स्टार्च बना चुका, सॉरी, जो हम लास्ट टाइम जो बात किए थे मुख में हमारे साथ में क्या हुआ था? तो मुख में आपके एमाइलेज ने ही क्या किया था मुख के अंदर? तो मुख में एमाइलेज ने काम किया था कि आपका जो ये स्टार्च था, क्या? स्टार्च, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था, लेकिन किस तरीके से? आंशिक रूप से। किस तरीके से? आंशिक रूप से। लेकिन यहाँ पे 100% होता है। कितना हो जाता है यहाँ पे? 100% किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। ध्यान में रखना, अब तक तीन चीजों का पाचन हो, सॉरी, दो चीजों का पाचन हमारे साथ में हो चुका है। किनका? एक तो अमीनो एसिड में बदल चुका है आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन क्या हो गया? हम कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है प्रोटीन का पाचन अब तक। और इसके साथ में वसा का, वसीय अम्ल में, या फिर कहूँ तो ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में। और लेकिन अभी तक भी कंप्लीट पाचन किसका नहीं हुआ है? स्टार्च का अब तक भी कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। आपकी छोटी आंत के पहले पार्ट
ड्यूडेनम में जिसका पाचन हुआ है वो किसका हुआ है, आपके स्टार्च से माल्टोज में बदला पूरी तरीके से। अब तक ये है ना, पूरी तरीके से ये किस में बदला, आपके माल्टोज में बदला है। और काम किसने किया, ये आपके एमाइलेज ने काम किया। किसने काम किया, ये मुख्यतः आपके एमाइलेज ने इस पे काम किया है। यहां तक बात क्लियर हुई। और आगे मैं बात कर लूं आपसे कि अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है, एक बार उनको आप वापस रिव्यू जरूर देखिएगा वीडियो का। और आगे की बात मैं करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा लगभग अगली क्लास के लिए। तो आज हम इतनी बात करेंगे। और आज हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, एक तो हमने यकृत पे बात की है, एक हमने अग्नाशय पे बात की है, और एक हमने आमाशय पे बात की है। इन पे ही हमने बात की है। और इनमें भी हमने क्या किया है, यकृत में हमने केवल पित्रस के बारे में बात की है, अग्नाशय में हमने एक तो लाइपेज के बारे में बात की है, एक हमने यहाँ पे ट्रिप्सिन के बारे में बात की है, एक हमने यहाँ पे आपका लाइपेज ट्रिप्सिन और एक एमाइलेज के बारे में बात की है, एमाइलेज। और यहाँ पे आमाशय में हमने सलेस्मा के बारे में बात की है, और हमने यहाँ पे HCl के बारे में बात की है, हमने रेनिन के बारे में बात की है, और हमने पेप्सिन पे बात की है। बस इतनी ही चीजों पे हमने आज बात की है। एक बार फिर से आप इनके बारे में पढ़िएगा बैठ के, दोबारा वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में आपको कहीं पे भी डाउट रहा हो तो दोबारा जरूर देखिएगा वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अपनी कामयाबी के लिए। आप बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं इसके लिए। और बने रहिए आप हमारे साथ में। अगली वीडियो में हम आगे इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।